यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two dice are thrown and sum of the numbers which come up on the dice is noted. Let us consider the following events associated with this experiment. Yes, A event है the sum is even, and the B event is the sum is a multiple of 3, and the C event is the sum is less than 4, and the D event is the sum is greater than 11. Which pairs of these events are mutually exclusive? तो देखा, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं. दिस सैम्पल स्पेस, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे. इसका सैम्पल स्पेस, क्योंकि इसमें बहुत सारी आउटकम बनने वाली हैं, दैट इज़ 36 आउटकम्स बनेगी, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. तो सेट क्या है, पेयर्स का है एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो पूरे 36 आउटकम्स भी दिखा सकते हैं रोस्टर फॉर्म में. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है हमने. चलिए शुरू करते हैं. आल्सो ए, तो ए क्या है, सम इज़ इवन. अब इवन सम के केस क्या क्या होते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ. इवन सम क्या होता है, 2 हो सकता है, 2 के केसेस क्या होंगे 1 1. उसके बाद क्या हो सकता है इवन, ठीक है. तो इवन आपके केस क्या बनेगा 1 3 बनेगा, 1 5. देखो 1 के साथ बना रहे हैं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5. ठीक है. अब 2 की बारी आ गई, 2 2 2 4 2 6, ये सब इवन. अब 3 की बारी आई, 3 1 3 3 3 5. उसके बाद 4 की बारी आई, 4 2 4 4 4 6. 5 की बारी आई, 5 1 5 3 5 5. अब 6 की बारी आई, 6 2 6 4 एंड 6 6. तो आप देखेंगे ये सारी आउटकम्स आपकी पेयर्स की फॉर्म में बनेंगी, क्योंकि एक पेयर ऑफ डाइस को आपने थ्रो किया है. क्लियर. तो ए इवेंट आ गया, ऐसी आउटकम जिनका सम इवन होना चाहिए. चलिए बी देखते हैं. बी में द सम इज लेस देन, बी इज द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3. तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, एक तो 3 देन 6 देन 9 देन 12. तो सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3. तो 3 के केसेस देखते हैं. 3 के केसेस है 1 2, और इसका रिवर्स 2 1. अब इसके बाद 3 के बाद हो गया. इसके बाद 6 देखते हैं. 6 का क्या बनेगा 1 5 5 1 3 3 2 4 4 2. ठीक है, ये केसेस आपके 6 के हो गए. अब 9 के केस देखते हैं. 3 6 6 3 4 5 5 4, ये 4 केसेस हो गए. और फिर 9 के बाद मल्टीपल आता है 12. ठीक है, 3 का मल्टीपल, तो उसका केस एक ही बनेगा 6 6. उसके बाद सी केस देखते हैं. सी केस में सी इवेंट क्या है, द सम इज लेस देन 4. तो सी इवेंट है द सम इज लेस देन 4. तो ये सेट बनेगा लेस देन 4. अब लेस देन 4 सम कितना बन सकता है, इधर 2 और 3, क्योंकि 2 डाइस को हमने थ्रो किया. तो इसमें 2 और 3, तो 2 का केस 1 1 हो गया, और 3 के केस ये 2 हो गए, 2 1 और 1 2. और डी केस है सम इज ग्रेटर देन 11. और आपको पता है 11 से बड़ा सम क्या बन सकता है 12. तो डी में सिर्फ एक ही केस बनेगा, आपके पास एक ही आउटकम होगी, दैट इज 6 6. तो ये आउटकम रहेगी, ध्यान रखना है, ब्रैकेट भी लगेगी. चलिए अब हमने बात करनी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की. तो आपको पता है जब भी पेयर हमें शो करना हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस केस में हम उसका क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं. तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा. देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं. सबसे पहले 1 5 आएगा. देखिए ये रहा 1 5. उसके बाद 2 4 आएगा, ये रहा 2 4. और इसमें भी 2 4 ये रहा. उसके बाद आएगा हमारे पास 3 3. तो देखिए 3 3, एक ये रहा 3, और इसमें 3 3 आपके पास ये रहा. उसके बाद 4 2 आएगा. 4 2 आपके पास ये रहा 4 2. ठीक है, यहाँ भी 4 2 दिखा देता हूँ मैं, ये रहा. उसके बाद 5 1 आएगा. 5 1 देखिए कहाँ है, 5 1 ये रहा, और इसमें आपको दिखाई देगा 5 1 आ गया. और उसके बाद आएगा 6 6. तो यहाँ पे एक 6 6 आउटकम होगी. यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे. तो दिस इज 6 1. तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया. अब कंक्लूजन बताइए, क्या ए इंटरसेक्शन बी 5 आया, नहीं आया. तो देखिए हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5. अब जब 5 नहीं आया, ये एम्प्टी सेट नहीं आया, तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो चलिए एक पार्ट खत्म हुआ. अब हम ए को सी के साथ निकालेंगे इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें एक पेयर कॉमन है, दैट इज़ एक आउटकम कॉमन है, दैट इज़ सेट ऑफ 1. तो ये आपके पास सेट ऑफ 1 1 बन गया आउटकम का. तो आप कहेंगे ये भी 5 नहीं आया, तो दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन सी इज़ नॉट इक्वल टू 5. तो हम कह सकते हैं ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब ए बी हो गया, ए सी हो गया. अब ए डी की बारी आएगी. आल्सो ए इंटरसेक्शन डी. तो देखिए कॉमन कौन सा एलिमेंट है 6 6 का, है ना, पेयर ऑफ 6 6. तो इसको सेट में लिख लेंगे. तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी भी 5 नहीं आया, तो इसके बारे में कह सकते हैं ए एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब चलते हैं आगे. अगेन ये मैं पूरा टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से हम देखेंगे. हर एक
पेयर की बात करेंगे, कितने पेयर्स बन सकते हैं, है ना। आपके पास 3 इवेंट है तो कितने पेयर बनेंगे आपके पास, 6 पेयर्स बनेंगे। तो चलिए इसके बाद हम B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। तो B इंटरसेक्शन C आप देखिए वहाँ पे यू हैव 2 पेयर्स इन कॉमन, 1 2 एंड 2 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट इम्प्लाइज B इंटरसेक्शन C जो सेट आया वो 5 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं B एंड C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन D। जब आप B इंटरसेक्शन D निकालेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक पेयर कॉमन है, 6 6 का पेयर। तो आप लिखेंगे B इंटरसेक्शन D इज़ नॉट इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज B एंड D आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और लास्ट में आ गया आपके पास C इंटरसेक्शन D। जब आप C इंटरसेक्शन D निकालेंगे तो आप देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। क्योंकि ये 5 आ गया तो आप देख पाएंगे, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये पेयर में, इसी पेयर में सिर्फ बन रहा है 5 के इक्वल इंटरसेक्शन। तो आप कहेंगे C इंटरसेक्शन D आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन है दोनों इवेंट्स का वो 5 के इक्वल है, या एम्प्टी सेट है। तो दैट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे। यस बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, डिस्क्राइब द इवेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है A इक्वल टू, आपका जो इवेंट है वो उसने लैंग्वेज में दिया हुआ है, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। A क्या है, बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स। तो A इवेंट क्या है, जिसमें उसने बताया है कि गर्ल्स जो हैं, वो जो दोनों गर्ल्स हैं वो जो चिल्ड्रन हैं वो गर्ल्स होने चाहिए। और सेकेंड इवेंट है B, द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो जो आपका ग्रुप है 2 बच्चों का, जो 2 बच्चों का ग्रुप सिलेक्ट किया है उसमें एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए। और C इवेंट है एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड, इसमें कम से कम एक बॉय होना चाहिए दोनों बच्चों में से। तो विच पेयर या पेयर्स ऑफ द इवेंट्स इज़ या आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हो सकता है इसमें एक पेयर हो, हो सकता है इसमें एक से ज़्यादा पेयर हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनते हों। तो सबसे पहले हम सेट्स को बना लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बॉयज़ को। तो लेट B1 B2 be 2 boys and G1, G2, G3 be 3 girls. Then the sample space associated with the random experiment is, तो इसमें जो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा वो आपको बहुत ही केयरफुली देखना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, सेट ऑफ B1 B2, देखो पहला पेयर बनेगा B1 B2, उसके बाद आएगा B1 G1, B1 G2, B1 G3, उसके बाद आएगा B2 G1, B2 G2, B2 G3, देखिए यहाँ तक आ गए। उसके बाद फिर गर्ल्स का आपस में पेयर बनेगा G1 G2, G1 G3 और लास्ट बनेगा G2 G3। देखिए अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें, अब सपोज करो आप ऐसे ही लिख रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कितनी आउटकम्स लिखनी है। तो देखिए मेरे पास 5 पर्सन्स थे, 1 2 3 4 5 पर्सन्स में से 2 पर्सन्स की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। तो 5C2 आंसर बनेगा। 5C2 की वैल्यू होती है 10, इसका मतलब इसमें 10 आउटकम्स होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 आउटकम्स है, इट मीन्स आपकी कहीं मिस्टेक नहीं हुई। तो ऐसे आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कॉम्बिनेशन का यूज़ करके। चलिए A इवेंट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट A इवेंट क्या था, देखिए बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। तो देखिए गर्ल्स के कौन कौन से केस हैं, यहाँ देखते हैं, ये लास्ट के 3 केसेस हैं, G1 G2, G1 G3 एंड G2 G3। आंसर हो गया। तो A आपका इवेंट डिफाइन हो गया। अब B इवेंट को डिफाइन करते हैं। इसमें क्या था, B में था द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल होनी चाहिए। तो B1 B2 नहीं ले सकते, B1 G1, B1 G2, B1 G3, B2 G1, B2 G2 देखिए और B2 G3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी आउटकम्स आपकी आ जाएंगी, क्योंकि इसमें एक बॉय और एक गर्ल है। तो गर्ल्स के केस छोड़ देंगे, तो इसमें दोनों बोथ गर्ल्स हैं, और बॉयज़ के भी छोड़ देंगे केस। चलिए C देखते हैं। एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। इसमें देखिए एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। तो एटलीस्ट 1 मीन्स दोनों बॉय हो सकते हैं या एक बॉय हो सकता है। तो पहला फर्स्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा B1 B2, उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ तक, B1 G1, B2 G2, B1 G3, B2 G1, B2 G2 और B2 G3। इसमें सारी गर्ल्स हैं, इसलिए ये केसेस नहीं आएंगे आपके। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 केसेस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब हम देखते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं। इसने पूछा था इसमें कौन से पेयर या पेयर्स जो हैं वो क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस करके, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था, तो हम उसी की बात करते हैं जो है।
तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ सारी गर्ल्स हैं और यहाँ एक बॉय एक गर्ल है, तो इट मीन्स इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा। इसी तरह से ए का सी के साथ बात करते हैं, ए की सी के साथ बात करेंगे, तो देखो इसमें दोनों गर्ल्स हैं, इसमें एक बॉय एक गर्ल है, तो इसमें भी कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी भी ये भी आपका 5 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखो ए बी की बात होगी, इधर से ए सी की बात होगी, अब बी सी है, इसमें आपके कुछ एलिमेंट्स कॉमन बन रहे हैं, ये देखिए पूरा पार्ट यहाँ तक कॉमन है, तो ये पेयर 5 के इक्वल नहीं आने वाला इसका इंटरसेक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 5 है और ए इंटरसेक्शन सी 5 है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी कॉमा ए एंड सी, तो दैट इम्प्लाइज ए एंड बी कॉमा ए एंड सी आर 2 पेयर्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये इसका आंसर हो गया, ए बी का पेयर और ए सी का पेयर, यहाँ पे 2 पेयर होंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के होंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आज हम कर रहे हैं 10th वाला ही कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देखिए इसमें, लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस एंड ए बी एन इवेंट सच दैट एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन एंड एन ऑफ ए इक्वल टू एम इफ़ ईच आउटकम इज़ इक्वली लाइकली। इफ़ ईच आउटकम इज़ इक्वली लाइकली मतलब हर आउटकम के सेम चांसेस हैं आने के, ठीक है, तो उसमें हम वेटेज नहीं दे सकते कि ये ज़्यादा चांसेस हैं इसके आउटकम के आने के। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होता है, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए को हमने एम लिया था और एन ऑफ एस को हमने एन दिया था, तो फॉर्मूला बन गया एम बाई एन। 10th में आपने किया था वो बता देता हूँ, वो भी सेम ही था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। ये क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो इसको एन ए भी कह सकते हैं, इसको एम भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे रेशो में क्या आएगा, नीचे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जिसको हम एन एस भी कहते हैं या सिंपली एन कहते हैं। तो ये सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है क्लियरली, ये जो m होता है इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है, 0 और n के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है और n भी हो सकती है। जब इस m की वैल्यू n के इक्वल होगी तो ये श्योर इवेंट होगा, और जब m की वैल्यू 0 होगी तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा, है ना। तो आपने देखा m की वैल्यू 0 और n के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग 0 एंड n। अब आप n से डिवाइड कर दो, ठीक है, n से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, ये m बाई n आ गया और ये 1 आ गया, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी ए। तो आपने क्या देखा, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 नंबर्स, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब नोट 1, इफ़ पी ए इक्वल टू 1, अगर पी ए की वैल्यू 1 आ जाए, एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए इसकी ये, तो आप कहेंगे देन ए इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट। तो ए को बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। और अगर पी ए की वैल्यू 0 आ जाती है, देन ए इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए एक कॉन्सेप्ट है और देखते हैं, ऑड्स इन फेवर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए आर डिफाइंड बाय। ऑड्स इन फेवर क्या होता है, अगर कोई बोले इसमें हम क्या सीख रहे हैं, तो इसमें ऑड्स इन फेवर क्या होती है। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए आर डिफाइंड बाय, देखिए मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये होता है रेशो। देखो इस 2 लगा हुआ है, रेशो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और किसका होता है साथ में, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स का, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, लेकिन मैंने यहाँ ऊपर दिखा दिया, ये रेशो होता है m/n-m। m आपको पीछे बता दिया गया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और n-m क्या बन जाएगा, n टोटल आउटकम्स हैं, इसमें से माइनस कर देंगे फेवरेबल, तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। तो आपने देखा ऑड्स इन फेवर रेशो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का किसके साथ, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स के साथ। इसी तरह से दूसरा वर्ड होता है हमारे पास ऑड अगेंस्ट एन इवेंट। ऑड अगेंस्ट द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए आर डिफाइंड बाय, ये भी रेशो होता है, इसमें रिवर्स हो जाता है, इसमें पहले आता है नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स और बाद में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए रेशो क्या बना, n-m/m का रेशो हो गया। देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। इवेंट उसने दिया गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब हम 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं, दिस इज़ द वर्ड कॉइन्स, तो बताइए ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर क्या बनेंगे, और इवेंट है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो शुरू करते हैं, वही है सैम्पल स्पेस, देखिए क्या HH HT TH TT, ये सेट बन जाएगा इसका आउटकम्स का, और हम इस इवेंट का नाम ए रखेंगे। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड,
तो एग्जैक्टली वन हेड का मतलब है जिसमें एक हेड है सिर्फ, तो ये वाला केस है और ये वाला केस है। तो ए में आएंगे 2 एलिमेंट्स। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, n यहाँ पे n क्या है, n ऑफ s, तो इसको मैंने कह दिया 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं। तो a के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो m क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट a, तो कितने फेवर कर रहे हैं को 2, और उसके बाद n माइनस m क्या होता है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, तो ये क्या होता है, n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 2 है, तो ये 2 आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है ओड्स इन फेवर टू इवेंट ए, तो ओड्स इन फेवर टू इवेंट ए, तो एक इवेंट के ओड्स इन फेवर क्या है, तो रेशो है किसका है, m इज टू n माइनस m का, तो देखिए m इज टू n माइनस m, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2 इज टू 2, सॉल्व करेंगे तो 1 इज टू 1 भी कह सकते हैं। और उसके बाद ओड अगेंस्ट द इवेंट ए आर n माइनस m, ये रिवर्स हो जाता है इज टू m, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू सेम है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो दैट इज़ 2 इज टू 2 और 1 इज टू 1। जब आपकी वैल्यू डिफरेंट होंगी तो इसमें आपको नज़र आएगा क्या डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तो क्योंकि 2 इज टू 2 है तो इसको 1 इज टू 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये ओड्स इन फेवर और ओड अगेंस्ट का क्वेश्चन बन सकता है, और इसको हम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है, अभी तो हमने इसका बेसिक्स किया था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी को मेनली टॉपिक में रखेंगे। थैंक यू आज के लिए।